कहानी की शुरुआत होती है एक डार्क नरेशन से। यह 1947 का वक्त होता है जब विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को एक पुरानी भूल चुकी कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है, एक समय था जब समृद्धि की देवी इस दुनिया में थी। वो सोने और अनाज की देवी थी। उस देवी की कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं का जन्म हुआ था, लेकिन उन सब में उसकी पहली संतान हस्तर बाकियों से काफी अलग था। वो लालची था, इतना लालची कि उसने देवी का सारा सोना अपने पास रख लिया। ऐसा करके भी हस्तर का लालच खत्म नहीं हुआ और वो सारा अनाज भी पाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा, बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हस्तर लगभग मार दिया गया था, लेकिन तभी देवी ने उसे बचाकर धरती के नीचे अपनी गहरी कोख यानी कि पाताल लोक में छुपा लिया था। पर यह काम देवी ने एक शर्त के साथ किया था, और वो शर्त ये थी कि दुनिया हस्तर का नाम दोबारा कभी नहीं लेगी। ना इतिहास उसका जिक्र करेगा और ना ही कोई ग्रंथ। वो हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान अपनी लालच में वो सब कुछ कर जाता है जो एक जानवर भी ना करे, और वही काम उसे सबसे बड़ा जानवर बना देता है। सदियों बाद महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाद में कुछ लोगों ने लालच में आकर हस्तर का मंदिर बना दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। देवी ने इस पाप भरे लालच को देखकर तुम्बाद को एक भयानक श्राप दिया, अनंत बारिश का श्राप। और तब से लेकर आज तक तुम्बाद सूख नहीं पाया है और हमेशा बारिश में भीगता रहा है। अब कहानी कुछ साल पीछे 1918 में चली जाती है, जब विनायक राव एक छोटा बच्चा होता है। उसकी माँ हर शाम में एक अमीर जमींदार, जिसे सब सरकार कहते हैं, उसके पास जाती थी, जहाँ वो उसकी रखैल बनी हुई थी और इसके बदले सरकार उनका गुजारा चला रहा था। ऐसा कहा जाता है कि सरकार के पूर्वजों ने ही हस्तर का मंदिर बनाया था और उसी से जुड़े कुछ राज इस पुरानी हवेली के नीचे दबाए गए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है विनायक राव और उसके छोटे भाई सदाशिव पर, जो अपनी माँ का सरकार के वाड़े से वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब काफी देर हो जाती है तो दोनों भाई खुद चाबी ढूंढकर वाड़े के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो एक बुढ़िया को खाना देने की बात करते हैं और उसे दादी कहकर बुलाते हैं। असल ये बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि सरकार की माँ थी, और क्योंकि विनायक और सदाशिव दोनों ही सरकार के नाजायज बच्चे थे, तो इस हिसाब से वो उनकी दादी लगी। विनायक अपने भाई सदाशिव को खाने की प्लेट लेकर उस बुढ़िया के कमरे की तरफ भेज देता है, लेकिन सदाशिव बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि ये बुढ़िया एक श्रापित भूतिया औरत बन चुकी थी। उसका चेहरा और शरीर पूरा का पूरा डरावना था। बुढ़िया अंदर से ही सदाशिव को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन तभी सदाशिव की माँ आकर उसे रोक देती है और खुद प्लेट लेकर अंदर जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि उस भूतिया बुढ़िया को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। वो हिले डोले जा रही होती है, आवाज़ें निकाल रही होती है, और तभी विनायक की माँ उस बुढ़िया से कहती है, सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और ये सुनते ही बुढ़िया तुरंत शांत होकर सो जाती है। बुढ़िया की ऐसी हालत उसके पुराने पाप और एक राज की झलक देता है। उसने कभी खुद भी हस्तर से सोना चुराने की कोशिश की थी, इसलिए आज उसकी ये हालत है। इसके बाद अगले ही दिन सरकार की मौत हो जाती है। विनायक की माँ विनायक और सदाशिव दोनों से कहती है कि हम लोग कल सुबह ही तुम्बाद छोड़कर हमेशा के लिए पुणे चले जाएंगे। लेकिन अब विनायक के अंदर एक लालच जन्म ले चुका था। वो अपनी माँ से कहता है, माँ हम लोग पुणे क्यों जाएंगे? अब सरकार के मरने के बाद उसका वाड़ा तो हमारा हो गया ना। यहाँ विनायक सरकार के वाड़े में रहने की बात इसलिए करता है क्योंकि गांव वाले मानते हैं कि उस वाड़े के अंदर कहीं ना कहीं से हस्तर तक पहुँचने का रास्ता है जिससे सोना मिल सकता है। लेकिन विनायक की माँ उसकी बात के खिलाफ हो जाती है और उससे कहती है, तू जिस सोने को पाने की बात कर रहा है वो आज तक सरकार को भी नहीं मिला। उल्टा उसने अपने पुरखों की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। विनायक यहाँ सरकार की माँ यानी दादी की बात करता है और कहता है कि उसे ज़रूर पता होगा कि सोना कैसे और कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसके पूर्वज भी इसी लालच में हस्तर तक पहुँच गए थे। अगर हमें भी ये राज मालूम चल जाए तो सारा सोना हमारा हो सकता है। विनायक की माँ किसी भी लालच में पड़ने को तैयार नहीं होती, क्योंकि वही लालच उसे सरकार के पास ले गया था और अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय बदनामी के। इसके बाद जब शाम के वक्त सदाशिव एक पेड़ पर चढ़कर बैठा होता है, लेकिन अचानक से उस पेड़ की वो डाल टूट जाती है और वो नीचे गिरकर घायल हो जाता है। उसकी माँ तुरंत सदाशिव को लेकर एक टांगे से वैद्य के पास निकल पड़ती है और विनायक को आज बुढ़िया को खाना खिलाने का काम सौंप देती है। वो जाते जाते कहती है, डरना मत, अगर बुढ़िया डरावनी होने लगे तो उससे कहना सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रात के वक्त विनायक को बुढ़िया के पास जाना पड़ता है। एक तरफ तो वो खुश होता है कि शायद बुढ़िया से सोने का राज मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो डरा हुआ भी होता है
पता नहीं बुढ़िया उसका क्या हाल करेगी, पर जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाता है और उसके पास जाता है, लेकिन बिना खाना हाथ में लिए। वो उससे बार बार वाड़े में छुपे खजाने का राज बताने को कहता है, लेकिन बुढ़िया कहती है, पहले खाना खिला, फिर राज बताऊंगी। ये सुनकर विनायक बुढ़िया के कमरे में बिना बाहर से कुंडी लगाए भागता हुआ रसोई में जाता है और बुढ़िया के लिए खाना बनाने लगता है। तभी बुढ़िया पीछे से आकर उसके पैर में हथकड़ी लगा देती है और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाने लगती है और उसका गोश्त खाने की बात करती है। विनायक इस वक्त बार बार अपनी माँ की बताई आखिरी लाइन को याद करता है, सो जा दादी नहीं तो, लेकिन वो हस्तर का नाम भूल जाता है और दूसरे गलत नाम ले रहा होता है, जिसका बुढ़िया पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब बुढ़िया विनायक की गर्दन काटने ही जा रही होती है, तभी विनायक जोर से कहता है, सो जा दादी नहीं तो हस्तर आ जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया तुरंत सो जाती है और विनायक की जान बच जाती है। वो किसी तरह बुढ़िया को कमरे में बंद करता है और बाहर आकर चैन की सांस लेता है। तभी उसकी माँ भी वापस आ जाती है और उसे रोते हुए बताती है कि उसका छोटा भाई सदाशिव अब इस दुनिया में नहीं रहा, और कहती है, हम लोग कल सुबह ही तुम बात छोड़कर पुणे जा रहे हैं। अगले दिन सदाशिव के अंतिम संस्कार के बाद विनायक और उसकी माँ हमेशा के लिए तुम्बाद छोड़कर पुणे के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सफर के बीच भी विनायक के अंदर का लालच जिंदा होता है। वो अपनी माँ से बार बार कहता है, एक बार तुम्बाद वापस चलते हैं। तब उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, बेशरम, तुझे अपने भाई के मरने का जरा भी दुख नहीं है। और वो उससे कसम दिलवाती है कि तू आज के बाद जिंदगी में कभी तुम्बाद वापस नहीं आएगा। अब साल 1933 में जब विनायक राव की मां की मौत हो जाती है तो वो पूरे 15 साल बाद तुम्बाद वापस आता है। अब वो अपनी जवानी में होता है। विनायक अपने पुराने वाड़े में जाता है। ये वाड़ा अब तक खंडहर बन चुका था, पर विनायक देखता है कि वो बुढ़िया अभी भी जिंदा होती है, लेकिन अब उसके शरीर से एक पेड़ उग आया होता है और उसकी धड़कन उस पेड़ पर लटकी होती है। विनायक बुढ़िया से सरकार के वाड़े का राज बताने को कहता है, लेकिन बुढ़िया कहती है कि तुझे उसके बदले मुझे अग्नि देकर मुक्त करना पड़ेगा, और विनायक इसके लिए हाँ बोल देता है। अब बुढ़िया विनायक को बताती है कि हस्तर देवी की कोख में रहता है, जो सरकार के वाड़े के नीचे एक गर्भगृह में है, और हस्तर तक पहुंचने का रास्ता एक कुएं से होकर जाता है। वो आगे बताती है कि हस्तर सदियों से अनाज के लिए भूखा है, लेकिन श्रापित होने की वजह से वो सूखा अनाज नहीं खा सकता है और उससे सोना चुराने के लिए आटे को गीला करके उसे खिलाना पड़ेगा। विनायक इस बात को कंफर्म करने के लिए सरकार के बाड़े में जाता है, जहां उसे वो रहस्यमयी कुआं मिल जाता है। फिर वो दोबारा बुढ़िया के पास लौटता है और उसे जलाकर मुक्त कर देता है। इसके बाद विनायक सूखा और गीला दोनों तरह का आटा लेकर कुएं के अंदर जाता है। गीले आटे से उसने एक गुड्डा बनाया होता है। विनायक कुएं से होता हुआ उस गर्भगृह तक पहुंच जाता है, जहां उसे हस्तर मिलेगा। विनायक अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने चारों तरफ सूखे आटे का घेरा बनाता है, जिससे हस्तर उस तक ना पहुंच सके। इसके बाद हस्तर को बुलाने के लिए विनायक आटे के गुड्डे को घेरे के बाहर फेंक देता है, और जैसे ही वो आटे का गुड्डा जमीन पर गिरता है, सदियों से भूखा हस्तर उसे खाने के लिए आ जाता है। और अब जब हस्तर आटे को खाने पर लगा होता है तो विनायक हस्तर के लंगोट से कुछ सोने के सिक्के निकाल कर भाग जाता है। हस्तर भी गुड्डा खाने के बाद उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक विनायक उस गर्भगृह से बाहर निकल चुका होता है। ऐसा करके विनायक को समझ आ जाता है कि हस्तर से कैसे चालाकी से सोना चुराया जा सकता है। विनायक ये 3-4 सोने के सिक्के चुराकर पुणे वापस आ जाता है और इन सिक्कों से उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब वो अपनी बीवी के साथ खुश होता है, क्योंकि उसकी गरीबी दूर हो गई है और उसे अमीर बनने का रास्ता मिल गया है। वो अपने दोस्त और मुनीम राघव को एक सोने का सिक्का देता है, जिसका उस वक्त 100 रुपये के बराबर वैल्यू होती है। इस एक सिक्के से वो राघव का उसके ऊपर से 38 रुपये का उधार चुका देता है, और उल्टा 68 रुपये राघव के ऊपर उसके उधार हो जाते हैं। और इसके बाद विनायक राघव को 3 और सोने के सिक्के देकर उसके बदले उससे नगद ले लेता है। विनायक इसके बाद बार बार पुणे से तुम्बाद जाकर हस्तर से सिक्के चुराता रहता है। धीरे धीरे वो काफ़ी रईस बन जाता है, और पैसे आते ही उसके अंदर काम वासना भी जाग जाती है और वो अपनी एक रखैल बना लेता है। उसका तुम्बाद से सोना लाने का जुनून अब और भी गहरा हो जाता है। विनायक अपने लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीदता है और ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जीता है। और उसकी ये सारी ऐश देखकर राघव के मन में भी लालच आ जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो भी विनायक के काम में शामिल होकर अमीर बन जाए, लेकिन विनायक उसे अपने राज में शामिल करने से साफ मना कर देता है। राघव के अंदर का लालच इसके बाद भी उसे हार नहीं मानने देता। वो विनायक का 1-2 बार तुम्बाद तक पीछा करता है और सरकार के वाड़े तक पहुंच जाता है, और वो अब खुद भी तुम्बाद जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। वो अपनी चाल चलने के लिए अपनी एक जान पहचान वाली लड़की को विनायक के घर पर रुकवा देता है, जिससे विनायक का ध्यान 2-4 दिन तक उस लड़की पर टिका रहे और वो इस बीच तुम्बाद जाकर सोना ला सके।
लेकिन वो लड़की 100 रुपए की लालच में आकर विनायक को राघव का पूरा प्लान बता देती है। ये सुनकर विनायक भी तुरंत तुम्बाद के लिए निकल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है तुम्बाद में, जहाँ राघव सरकार के वाड़े तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां से सोना चुरा कर लाने का राज पता नहीं होता और वो सोना पाने के लिए इधर उधर वाड़े में घूमता रहता है। और इसी टाइम तक विनायक भी यहाँ पर आ जाता है और राघव को देखकर उसे जाल में फंसाने के लिए खुद कुएं में जाता है और सिक्के चुरा कर बाहर ले आता है। राघव ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा होता है, तो उसको समझ आ जाता है कि कुएं के अंदर जाना है। तो थोड़ी देर बाद मौका देखकर वो भी कुएं में उतर जाता है और उस गर्भगृह तक पहुंच जाता है जहां हस्तर रहता है। लेकिन राघव को गीले और सूखे आटे के बारे में कुछ मालूमात नहीं होती है और इस वजह से वो विनायक के बिछाए जाल में फंस जाता है। राघव गर्भगृह में पड़ी एक पेटी खोलता है और उसमें से आटे का गुड्डा निकाल लेता है। ये वही गुड्डा होता है जो विनायक अभी यहाँ पर छोड़कर गया था। जैसे ही वो गुड्डा पेटी से बाहर आता है, वहाँ हस्तर आ जाता है और राघव पर हमला कर देता है। राघव जिंदा रहता है पर अब एक श्रापित शरीर में बदल जाता है। थोड़ी देर बाद विनायक यहाँ दोबारा वापस आता है। वो राघव को इस गर्भगृह में फंसे हुए देखता है। इसके बाद विनायक वही करता है जो वो हमेशा से करता आया है। वो अपने चारों तरफ आटे का घेरा बनाता है, लेकिन इस बार वो गुड्डा बाहर नहीं फेंकता है बल्कि अपने हाथ में ही रखता है और हस्तर के आने पर उसको गुड्डे के लिए तरसा रहा होता है। हस्तर विनायक से हाथ जोड़कर गुड्डा फेंकने को कहता है, लेकिन विनायक इसके बाद भी उसको तरसाता रहता है। अब हस्तर गुस्से में आकर राघव की टांग तोड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और यह देखकर विनायक को राघव पर थोड़ी दया आती है और वो तुरंत गुड्डे को घेरे के बाहर फेंक देता है। अब जैसे ही हस्तर गुड्डा खाने आता है, विनायक उसके लंगोट से सिक्के चुराता है और यहाँ से जाने लगता है। पर वो जाने से पहले यहाँ राघव के ऊपर लालटेन फेंक कर उसका शरीर जला देता है, यानी कि उसको इस श्रापित शरीर से मुक्ति दे देता है। कहानी इसके बाद अब 14 साल आगे बढ़ जाती है। साल होता है 1947। इस टाइम तक विनायक 3 बच्चों का बाप बन चुका होता है, लेकिन उसके अंदर की काम वासना का भूत अभी भी जिंदा होता है। अब वो अपनी एक नई रखैल बना चुका होता है और दिन भर शराब के नशे में धुत होकर उसके साथ पड़ा रहता है। ये बात विनायक की बीवी को भी मालूम होती है। विनायक के बच्चों में उसका बड़ा बेटा पांडुरंग होता है और बाकी 2 बेटियां होती हैं। लेकिन अब विनायक की जिंदगी पहले जैसी नहीं रह गई थी। अब उसकी उम्र हो गई थी और उसका शरीर पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा था। अब वो इतनी तेजी से हस्तर से सिक्के चुराकर वापस नहीं आ सकता था, इसलिए अब वो अपने बेटे पांडुरंग को रस्सी चढ़ने, उतरने और सिक्के बटोरकर भागने की प्रैक्टिस कराता रहता है। चाहता है कि पांडुरंग भी उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर वो खुद चला था। कुछ टाइम बाद जब विनायक को लगता है कि पांडुरंग अब तुम्बाद जाने के लायक हो गया है, तो वो उसे ट्रायल के लिए तुम्बाद ले जाता है, सिर्फ उसे दिखाने के लिए कि कैसे कुएं से उतरकर हस्तर तक पहुंचना है और उससे सिक्के चुराने हैं। ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां विनायक अपने बेटे पांडुरंग को हस्तर के इतिहास के बारे में बता रहा होता है। विनायक पांडुरंग के साथ कुएं में उतरने से पहले आटे का गुड्डा बनाता है, सिर्फ पांडुरंग को ट्रेनिंग देने के लिए। इसमें वो थोड़े कंकड़ भी मिला देता है और कहता है कि ऐसा करने से हस्तर को गुड्डा खाने में देर लगती है, जिससे थोड़े और सिक्के चुराने में आसानी हो जाती है। लेकिन वो साथ ही कहता है कि आज हम इसे अंदर लेकर नहीं जा रहे हैं, आज इसका कोई काम नहीं है। कि इसके बाद वो पांडुरंग के साथ कुएं के रास्ते से हस्तर के गर्भगृह तक पहुंच जाता है। वहाँ विनायक पांडुरंग को समझाने के लिए सूखे आटे का एक घेरा बनाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हस्तर आ जाता है और यहाँ निकल कर आती है पांडुरंग की एक बहुत बड़ी गलती। वो मना करने के बावजूद भी उस आटे के गुड्डे को अपने कपड़ों में छुपाकर अंदर ले आया था। यहाँ विनायक और पांडुरंग दोनों ही डर जाते हैं। विनायक तुरंत उस आटे के गुड्डे को घेरे के बाहर फेंक देता है और रस्सी चढ़कर गर्भगृह से बाहर निकलने लगता है। लेकिन पांडुरंग ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो अपने पिता की तरह ही लालची होता है। वो जाते जाते भी हस्तर के लंगोट से कुछ सिक्के चुरा लेता है। ये दोनों जैसे तैसे गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। लेकिन पांडुरंग की इतनी बड़ी गलती पर विनायक का गुस्सा पांडुरंग पर फट पड़ता है और वो उसकी पिटाई करने लगता है। अब ये दोनों पुणे लौट आते हैं और घर आते ही पांडुरंग की माँ उससे अकेले में तुम्बाद के राज के बारे में पूछती है। तुम्बाद का राज क्या है? तुम्हारे पिता सिक्का कहाँ से लाते हैं? क्योंकि उसे आज तक विनायक ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन पांडुरंग चुप रहता है और कहता है, यह बात सिर्फ मेरे और बाबा के बीच की है और ये मैं आपको नहीं बता सकता। इस बात पर उसकी माँ का गुस्सा भी उस पर फट पड़ता है और वो माँ से भी मार खाता है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अब पांडुरंग भी उसी रास्ते पर निकल चुका है जहाँ कभी विनायक चला था। अब कुछ ही वक्त बाद देश का बंटवारा हो जाता है और तुम्बाद में जो सरकार के वाड़े की ज़मीन थी
उस पर अब कोई ऑफिशियल मालिक नहीं बचा होता, जिस वजह से वो ज़मीन कुछ ही दिनों में भारत सरकार के कंट्रोल में चली जाएगी। और जब ये बात विनायक को पता चलती है तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है। लेकिन इसी बीच उसके होश तब उड़ जाते हैं जब उसे उसके रखैल से पांडुरंग की एक अजीब हरकत के बारे में पता चलता है। पांडुरंग एक बार सोने का सिक्का लेकर विनायक के रखैल के पास जाता है और उससे पजेसिव अंदाज में कहता है कि बाबा के बाद तुम मेरी हो जाओगी, मैं एक दिन तुमसे शादी भी करूंगा और तुम दिन भर मेरे साथ रहोगी। जब विनायक को ये बात मालूम पड़ती है तो वो पांडुरंग पर बहुत ही ज़्यादा मारता है। मार खाते खाते पांडुरंग के दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है। विनायक से कहता है, बाबा चलो ना तुम बात चलते हैं, इस बार बहुत सारे आटे के गुड्डे बना लेते हैं। हम इतने गुड्डे बनाकर ले जाएंगे जिससे हंसता गुड्डे खाने में बिजी रहेगा और हम इस बार पूरा का पूरा लंगोट ही चुरा लेंगे। यह आइडिया विनायक के दिमाग को भी हिला देता है और वो पांडुरंग से खुश होकर उसकी पिटाई रोक देता है। इसके बाद विनायक और पांडुरंग 1 दर्जन से भी ज़्यादा गुड्डे लेकर तुम्बाद जाते हैं। लेकिन यहाँ इनके साथ एक भयानक खेल हो जाता है। जैसे ही दोनों नीचे जाकर घेरा बनाकर गुड्डे निकालते हैं, हस्तर प्रकट हो जाता है। और सबसे डरावनी बात यह होती है कि जितने गुड्डे ये अपने साथ लाए होते हैं, हस्तर अपनी उतनी ही कॉपीज बना लेता है। अब हर तरफ सिर्फ हस्तर ही हस्तर होते हैं जो इन दोनों बाप बेटों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। काफ़ी देर तक पांडुरंग और विनायक समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या करें। लेकिन फिर विनायक एक बहादुरी भरा कदम उठाता है। वो अपने शरीर पर सारे गुड्डे बांध लेता है और रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है। और अब उसके ऐसा करते ही सारे के सारे हस्तर उस पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में पांडुरंग किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसका पिता विनायक भी कुएं से बाहर आ चुका है, लेकिन उसकी हालत दादी और राघव जैसी हो गई थी, जिंदा लेकिन श्रापित। ये देखकर पांडुरंग को असली सबक मिलता है कि लालच इंसान को किस मोड़ तक ले जा सकती है। और फिर वो एक फैसला लेता है जो कभी विनायक नहीं ले पाया था। विनायक अपनी इस हालत में भी हस्तर से उसका लंगोट चुरा लाया था और वो पांडुरंग को पास आकर लंगोट लेने को कहता है। लेकिन पांडुरंग उस लंगोट को लेने से इनकार कर देता है और अपने पिता को पहले तो हस्तर का नाम लेकर सुला देता है। वो काफ़ी रोता है और फिर ना चाहते हुए भी अपने पिता को अग्नि देकर श्रापित शरीर से मुक्त कर देता है। ऐसा करके पांडुरंग ने आखिरी बार अपने अंदर के हस्तर को आग में जला दिया है। और इसी के साथ तुम्बाद की कहानी और लालच से भरा हुआ ये पूरा साइकिल खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के कंक्लूजन की। तुम्बाद एक ऐसी कहानी है जिसमें डर किसी बाहरी हस्तर का नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपे लालच का है। वो लालच जो कभी खत्म नहीं होता और सब कुछ अपना बना लेना चाहता है। मूवी के लास्ट में पांडुरंग ने अपने पिता की हालत देखकर इस लालच के चक्रव्यूह को समझ लिया था और उस रास्ते से हटने का फैसला किया। महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही मशहूर कोट है जो इस मूवी की कहानी पर बिल्कुल सही बैठता है। द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट फॉर एवरी वंस ग्रीड। ये दुनिया सबकी ज़रूरत पूरी कर सकती है लेकिन हर किसी की लालच को नहीं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए कल्ट क्लासिक एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।